Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear audience. It's Iqra Khan over here, welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the last lecture of PPSC Lecture Math 2017. I'm gonna discuss the remaining questions today. तो डियर व्यूवर्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी PPSC लेक्चर मैथ्स 2017 पर, जिसके हम लोगों ने 74 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और आज हम लोग 3 क्वेश्चन जो लास्ट हमें मिले हैं इसी पेपर के, तो ये हम लोग आज सॉल्व करने लगे हैं। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। फर्दर मोर जिन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है हमें, उनका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते जाएं ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बर वक्त जो हैं अपलोड करते रहें और इसका बेनिफिट आपको होता रहे। और पहले मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं कि हम 2015 का पेपर सॉल्व करें या 2011 का पेपर सॉल्व करें। फर्दर मोर हमें काफ़ी कमेंट्स मिले हैं एनालिसिस के बाद। अभी तक दोनों में 50-50% ही आ रहा है कि 50% लोग कह रहे हैं कि 2011 का सॉल्व कर दें क्योंकि वो प्योर से ज़्यादा रिलेटेड है, और कुछ लोग कह रहे हैं 2015 का पहले सॉल्व कर दें। तो अभी तक इस वीडियो के एंड में भी आपने हमें कमेंट्स करने हैं ताकि हम रेशो देख लें कि जिसका वेटेज ज़्यादा होगा हम उसके साथ जाएंगे। ये लास्ट लेक्चर होगा 2017 के पेपर पर। इसके अलावा कोई भी मैथ्स का अगर 2017 का पेपर आपको मिलता है तो वो ऑथेंटिक नहीं होगा, वो पेपर का हिस्सा नहीं रहा होगा, कोई ऑथेंटिसिटी उसकी नहीं होगी। जो ऑथेंटिक क्वेश्चन जो थे 78 ही थे। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें नहीं मिले, तो उनको ढूंढने की कोशिश अगर की भी जाए तो वो आपको ऐसे ही एम्बिगुअस से मिलेंगे, उसमें शक ही होगा। तो आप लोग 78 समझें कि आपके क्वेश्चन जो है मंजर आम पर आए, जो आप लोगों की हेल्प से हम लोगों ने फाइंड आउट किए। हमारे पास नियर अबाउट 65 थे, उसके बाद ये सारे एक सब्सक्राइबर ने हमें सेंड किए थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। तो डियर व्यूवर्स, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 75 PPSC लेक्चर मैथ 2017 का हिस्सा था वो ये था, द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डी मैंने शॉर्ट लिख दिया क्योंकि जगह नहीं होती है इतनी। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 9y बाय 9x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट, ऑप्शन नंबर बी होमोजीनियस, ऑप्शन नंबर सी कॉशीज एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं, फिर भी जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो बेल आइकन को प्रेस करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस लेक्चर्स को इस चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। PPSC के पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है मैथ्स बॉक्स में, तो वहाँ पर आपको 2017 के फर्स्ट क्वेश्चन से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहाँ से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेनी है, जो काफ़ी दफ़ा हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पर से वर्बली बोल रही हूँ, कैसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाएँ तो वो क्या होते हैं, बेसिकली आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ये आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, पहला डेरिवेटिव, इसका मतलब ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्दर टाइप्स जो हैं वो हम लोगों ने करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो पहले आप लोगों को टाइप्स का पता होना चाहिए कि टाइप्स क्या हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली अगर मैं आंसर बता दूं तो बहुत आसान है कि ये जी एग्जैक्ट इक्वेशन है आपके पास, लेकिन ये बाकी जो टर्म्स दी गई हैं होमोजीनियस कॉशी, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट अपकमिंग पेपर में इनमें से कोई आ जाए। तो पहले मूव करते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मूव करते हैं अपनी डेफिनेशंस की तरफ। तो एग्जैक्ट आपके पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बेसिकली रिजल्ट होता है किसी सिंपल डिफरेंशिएशन का। मतलब इट इज का मतलब है इक्वेशन, ठीक है। इफ इट इज द रिजल्ट ऑफ सिंपल डिफरेंशिएशन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस चैनल में जितनी भी आपको डेफिनेशंस बताई जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ सादा अल्फाज इस्तेमाल करके बताई जाएंगी, वो किसी बुक से नहीं उठाई गई, ना ही आप वो एज इट इज़ पेपर में छाप सकते हैं कि अगर आपकी कहीं जी
डेफिनेशन आ गई तो एज इट इज़ आप ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखी जाती हैं, अपने वर्ड्स को मोल्ड करके आसान अल्फाज में। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन आपके पास आए, वो आपके पास क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको चेक भी करते हैं, क्राइटेरिया भी होता है, वो मैं थोड़ा फर्दर आगे इसको प्रोसीड कर लूँ फिर बताती हूँ कि डिफरेंट क्राइटेरियाज कैसे होते हैं, कि आप इन तीनों को कैसे चेक करते हैं कि गिवन इक्वेशन कौन सी वाली है। तो एग्जैक्ट इफ इट इज द रिजल्ट ऑफ सिंपल डिफरेंशिएशन देन इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। द नेक्स्ट वन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म आपके पास इस तरीके से होती है, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई डी एक्स। मतलब यहाँ से आप डेरिवेटिव को अलग कर सकते हैं, मतलब डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर एफ एंड जी आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री ऑफ एक्स वाई। मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ और जी, और वो सेम डिग्री के हैं, मतलब एक्स और वाई के फंक्शंस हैं वो एफ और जी बेसिकली होमोजीनियस फंक्शंस हैं, सेम डिग्री। किनकी सेम डिग्री, एक्स और वाई की। ठीक होगी बात। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द कॉशीज इक्वेशन। कॉशीज इक्वेशन को सेपरेटली आपने बाज बुक्स में, बाज ऑथर इसको कॉशीज इक्वेशन कहते हैं, बाज ऑथर इसको कॉशीज आयलर इक्वेशन कहते हैं, और कुछ बड़े लेवल पर ऑथर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ इसको खाली आयलर्स इक्वेशन कहेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन, जो तीनों मैंने नाम बोले हैं, वो एक ही इक्वेशन के हैं, वेदर इट इज कॉशी, वेदर इट इज कॉशी आयलर्स या आयलर। तो इसका मतलब यही होगा जो कि मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा है, होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। आसान अल्फाज में इसका बता रही हूँ कि जो कोफिशिएंट्स आपके होंगे वो कांस्टेंट्स नहीं होंगे, वो वेरिएबल्स होंगे। और वेरिएबल यहाँ पर क्या है, जिसकी रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लेते हैं वो आपके पास वेरिएबल होता है। ठीक है, बेसिकली दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास कॉशीज आयलर इक्वेशन जो होती है वो होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेकिन फर्क क्या होता है उसमें, वेरिएबल्स आपके कोफिशिएंट्स, मतलब कोफिशिएंट्स आपके वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते। अब चलते हैं, हम लोगों ने इसको जज किस तरह से करना है कि कौन सी इक्वेशन। तो मैं यहीं पे छोटी छोटी जगह पर इनकी इक्वेशन लिख देती हूँ कि इसको रेज नहीं करती। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको लास्ट लेक्चर में, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपके पास जो क्राइटेरिया होता है वो कुछ इस तरीके से है कि आप प्रूव कर देते हैं एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। अगर आपके पास एम वाई एन एक्स के इक्वल आ जाता है तो आप उस इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन कहते हैं। अब एम क्या है, बेसिकली जो चीज़ आपकी डी एक्स के साथ लगी होगी उसको आप एम कहेंगे, और उसको फिर वाई की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जो चीज़ आपके पास डी वाई के साथ लगी होगी वो एन होगा, और उसको आप एक्स की रिस्पेक्ट से करेंगे। अगर मैं ये जो गिवन इक्वेशन आपको पेपर में दी है क्वेश्चन नंबर 75 में, इसको मैं अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये सारी ब्रैकेट डी वाई के साथ हो जाएगी, बेसिकली दिस इज एन, और ये सारी चीज़ डी एक्स से मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर वाला न्यूमिरेटर जो है आपके पास एम है और डिनोमिनेटर आपके पास एन है। ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूमिरेटर ही एम हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डी एक्स के साथ जो चीज़ आएगी वो एम होगी, और जो डी वाई के साथ चीज़ होगी वो एन होगी। फिर आपने उससे ऑपोजिट वेरिएबल से उसको डिफ्रेंशिएट कर देना, मतलब एम डी एक्स के साथ था तो उसको डी वाई की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर दें, और एन आपका डी वाई के साथ था तो उसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर दें। अगर दोनों डेरिवेटिव्स लेने के बाद इक्वलिटी का रिलेशन होल्ड कर जाता है तो गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन जो भी होगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मान जाएगी। मूव करते हैं होमोजीनियस। ये मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल के बाद बेसिकली ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी। अच्छा, उसके बाद चलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए मैं अगर इसी चीज़ को प्रूव करूंगी, उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आप x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, k ऑफ x से, और y को रिप्लेस कर देते हैं आप k ऑफ y से। आप इधर लेमडा x लेमडा y कोई भी आप कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन में x को kx और y को ky से रिप्लेस करने के बाद, मतलब अगर आपके पास रिजल्ट ये हो जाए f ऑफ kx ky इज इक्वल्स टू f ऑफ xy, मतलब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी अगर आपका फंक्शन पर कोई असर ना पड़े तो वो फिर चीज़ आपके पास कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब वेरिएबल्स को आपने k ऑफ x k y से चेंज किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, f ऑफ x y एज इट इज मेंटेन्ड रहा।
तो फिर आप उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब जगह नहीं है कॉशीज की, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। चलिए मैं कलर यहाँ चेंज कर देती हूँ सो दैट इट बिकम विजिबल, कि आपके पास कॉशीज या आयलर्स की इक्वेशन, ये सेकंड ऑर्डर भी हो सकती हैं, ये थर्ड ऑर्डर, ये ज़्यादा ऑर्डर की भी हो सकती है। हम फिर इनको कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो फिर ये सॉल्व होती है। तो इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने कोट कर दूं तो वो बेसिकली ये होगी, एक्स स्क्वायर यू डबल प्राइम प्लस 3u प्लस 3x u प्राइम इक्वल्स टू 0। अगर आप डेफिनेशन से इसको रिलेट करें तो क्या कहता है कि आपके पास होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ये देखें, ये वेरिएबल है, डेरिवेटिव के साथ यहाँ वेरिएबल, ये कोफिशिएंट होता है ना डेरिवेटिव के साथ, फ्रंट पे लेफ्ट साइड पर होता है, दैट इज कोफिशिएंट। और यहाँ पर कोफिशिएंट अब आपके पास वेरिएबल एक्स स्क्वायर वेरिएबल है यहाँ पर, और देखें यहाँ पर भी वेरिएबल है। सारी टर्म्स में से किसी एक टर्म में भी अगर आपका कोफिशिएंट वेरिएबल है देन इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉशीज आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया लगा के हम चेक करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है। चलें जी, इसको कन्वर्ट करते हैं। वो हमारे पास क्या कन्वर्जन आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 9y dx के, यहाँ से इस तरफ मैंने ले इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और वो हो जाएगा 9x क्यूब प्लस वाई क्यूब डी और वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास जो m है वो क्या है, मैंने पहले बताया है, जो x के साथ होता है वो m होता है। सिमिलरली जो dy के साथ होगा वो आपके पास n होगा। आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, m को आप y के रिस्पेक्ट से कर दें तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। और इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दें किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से, तो आपके पास आ जाएगा 27x क्यूब। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि my और n dx आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा ये एग्जैक्ट इक्वेशन की तो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया कि my नॉट इक्वल्स टू nx। तो यही चीज़ आपके पास आपने प्रूव करनी होती है कि अगर आपकी इक्वल आ जाए तो एग्जैक्ट होती है, अगर इक्वल ना आए तो वो एग्जैक्ट नहीं होती। मतलब पहली ऑप्शन हम लोगों ने चेक कर ली, वो यहाँ पर हमें निगेशन दे गई है क्योंकि my और nx आपस में इक्वल नहीं है। अब चेक करते हैं इसकी होमोजीनियनिटी, मतलब होमोजीनियस ये है या नहीं है। जब आप लोगों ने होमोजीनियस चेक करना होता है तो आपने क्या करना होता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपने क्या करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखते हैं, मतलब ये जो सारी चीज़ है ये आपके पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। और इस एफ ऑफ एक्स वाई में आपने रिप्लेस करना होता है किसको, रिप्लेस करना होता है एक्स को आपने के एक्स से और वाई को आपने के वाई से रिप्लेस करना होता है। ठीक होगी बात। यहाँ पर रिप्लेस करें तो वो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक केस का के स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9k हो जाएगा। बाय में देखें 9k क्यूब एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास k क्यूब वाई क्यूब। अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हैं के एक्स और के वाई, अगर यहाँ से आप के स्क्वायर कॉमन लें तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये बनेगा 9y/k, क्योंकि यहाँ पर के स्क्वायर नहीं है आपके पास। यहाँ से आप के क्यूब कॉमन ले लें
ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बचा 9x3 प्लस y3। अब हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट ये होता है होमोजीनियस इक्वेशन के लिए कि हम x को kx और y को ky से रिप्लेस करने के बाद जब सिंप्लीफाई करते हैं तो दोबारा वही f ऑफ x की वैल्यू बन जाती है। लेकिन ये देखें, इसे सिंप्लीफिकेशन करूँ तो 1/k भी एक साथ साथ चलता रहेगा, दूसरा चले ये वाली टर्म्स दो ऊपर वाली तो सेम है, नीचे वाली भी दोनों सेम है, इस टर्म में भी फर्क पड़ा है ना, ये एग्जैक्टली 9y नहीं आया यही। और यहाँ से भी अगर आप देखें तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, 1/k एडिशनल चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास f ऑफ kx और ky नॉट इक्वल्स टू f ऑफ xy है। इसका अगर इक्वल होता तो होमोजीनियस होता, अब इक्वल नहीं है तो ये होमोजीनियस नहीं है, लिहाजा दूसरी ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो गई, खत्म हो गई। अब मूव करते हैं तीसरी ऑप्शन की तरफ। पीछे मैंने जब वीडियो अगर आप रिवाइंड करके देखें तो मैंने आपको कॉशीज और आयलर इक्वेशन जो होती है उसकी मैंने एक एग्जांपल आपको कोट करवाई, मैं उसकी जनरल फॉर्म आपको यहाँ पर लिख के देने लगी हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए इस क्वेश्चन को चेक करना कि वेदर ये कॉशीज है या नहीं है। ठीक है, अब हम बहुत करीब आ गए आंसर के। तो मैंने डेफिनेशन ये बताई है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट्स आपके पास वेरिएबल्स होते हैं तो उसकी जो जनरल फॉर्म आपके पास होती है दैट इज बेसिकली xn an, और यहाँ पर आपके पास nth डेरिवेटिव होता है, जनरल फॉर्म लिख रही हूँ ये इसकी, xn माइनस वन an माइनस वन dn माइनस वन बाई dxn माइनस वन सो ऑन। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x पर वन a1 dy बाई dx, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म आती है जिसको आप a नॉट का नाम दे देते हैं, और इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन ऑफ x हो, जीरो हो, कॉज हो, जो भी हो। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल स्ट्रक्चर होता है किसका, कॉशीज इक्वेशन का। अगर आप इसको यहाँ से एनालाइज करें तो dy बाई डी ऑफ एक्स जो फर्स्ट ऑर्डर की कॉशीज इक्वेशन होती है उसका स्ट्रक्चर आपके पास किस तरह से बनेगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कि x a1 dy बाय dx प्लस a नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x। तो देखें ज़रा ये वाला स्ट्रक्चर तो इससे बनाना मुमकिन ही नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन, क्योंकि जब मैं इस dy बाई डी ऑफ एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली वो ये न्यूमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ उल्टी होके इसके साथ यहाँ पर लग जाएगी, रेसिप्रोकल लेते हुए यहाँ पर लग जाएगी। लेकिन खाली x तो नहीं होगा, उसके साथ तो y भी होगा। हमारी डेफिनेशन तो ये है कोफिशिएंट वेरिएबल्स होने चाहिए और वेरिएबल यहाँ पर तो x है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो बात करता है। तो अगर मैं इसको उल्टा भी दूँ तो यहाँ पर जो चीज़ आपके पास बनेगी वो बेसिकली क्या बनेगी, 9x³ प्लस y³ बाय x² प्लस xy प्लस 9y इंटू डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जो कि इस स्ट्रक्चर को फुलफिल नहीं कर रही। लिहाजा ये जो गिवन इक्वेशन है ये आपके पास कॉशीज आयलर इक्वेशन भी नहीं है, तो इसको भी यहाँ पर निगेशन में डाल दिया तो फिर करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सी हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज की हो जाएगी। थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, दिखने में तो लग रहा है कि 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने इसका सारा क्राइटेरिया फॉलो करते हुए इसको फुलफिल करने के बाद आंसर को क्लिक करना। मैंने आपको सारों की क्राइटेरियाज बता दी। अब जो भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उसको इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, जो आपके पास पीपीएससी लेक्चरर मैथ 2017 का क्वेश्चन नंबर 76 था वो ये था, द सेंटर ऑफ अ स्फीयर x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x प्लस 4y प्लस 9z प्लस 13 इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए -1 -2 -9/2, ऑप्शन नंबर बी -1 -2 9/2, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं सजेस्ट ये करूंगी कि आप उसकी डेरिवेशन कर लें। ठीक है, तो पहले आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि एक्स वाई जेड आपको नजर आया तो स्पेस बन गई है, लिहाजा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्फीयर। आप वाटरमेलन की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, उसका सेंटर आपने पता करना है कि क्या है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं लिखने लगी हूँ, वो क्या है, x माइनस से स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए लिखने लगी हूँ ताकि आपके लिए कंपैरिजन आसान हो जाए, लास्ट में आप आंसर को इसके साथ कंपेयर करें, आपको पता चल जाए कि इसका सेंटर क्या है। ठीक है, x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर
z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है जिसका सेंटर ए बी और सी है। अब ये दिखने में तो ये चीज़ इसको रिजम्बल नहीं करी ना, ये चीज़ इसको रिजम्बल कर रही है, तो हमने इसको किस तरीके से ये रेड वाली जो है ये बनानी है। तो मैं यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर 4y z स्क्वायर 9z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये करना है कि मैंने इनकी स्केयरिंग कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है होल स्केयर है, तो स्केयरिंग इनकी कंप्लीट कर लें। ए स्केयर और इसमें 1 स्केयर ऐड करेंगे और वो मैं इस तरफ भी ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर वाई स्केयर 4y 2 का स्केयर आप ऐड करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का स्केयर ऐड करना है। यहाँ पर भी 2 का स्केयर इस तरफ भी ऐड करना है। z स्केयर 9z, ठीक है, प्लस इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9/2 का स्केयर आप ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। और इस तरफ भी आप 9 स्केयर बाय 2 स्केयर और साथ में ये 13 यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक हो गई बात, अगर आप इसको देख लें, ठीक है। इस तरफ तो जो कुछ मर्जी बनता रहे, तो रेडियस तो हमसे पूछे नहीं, तो उसको सॉल्व करने की इतनी खास ज़रूरत ही नहीं है। अगर रेडियस पूछेगा तो इस राइट साइड को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म दे लें, x प्लस 1 स्क्वायर y प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये आपके पास बन जाएगा z प्लस 9/2 होल स्क्वायर। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क दे रही हूँ क्योंकि मेरी डिस्कशन इस पर नहीं है। गिवन एमसीक्यू में सेंटर पूछा, अगर रेडियस पूछेगा तो आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये चीज़ मत करिएगा। कोई एक ही चीज़ पूछेगा ना, तो जो चीज़ पूछेगा वो उस हिसाब से आप लेफ्ट और राइट को सेव कर। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो यहाँ ए की वैल्यू -a है, मतलब सेंटर मेरा क्या निकल रहा है, सेंटर मेरा निकलेगा यहाँ से -a, मतलब -1, यहाँ -b है, तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से माइनस इंटू माइनस, ठीक है। तो वो मेरे पास आ जाएगा -2 और सेम यहाँ पर 9/2। तो आपने बजाय के ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के आप डायरेक्ट आंसर की तरफ अप्रोच कर चुके हैं। वो आपका ऑप्शन नंबर ए में पड़ा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 76, द सेंटर ऑफ अ स्फीयर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y प्लस 9z प्लस 13 इक्वल टू 0 इज द पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए -1 -2 -9/2। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 78, 6, 8, 10 आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एक्यूट ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर सी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो ये 9-10 के लेवल का क्वेश्चन है। ये वैसे आपके इंटर में भी डिस्कस हुआ है चैप्टर नंबर 12 में। तो यहाँ से आपको आइडिया तो हो रहा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मास्टर्स को आप रिवाइज़ करें, आप इंटर और बैचलर्स को भी साथ साथ रिवाइज़ करें, ठीक है। जिस हिसाब से भी वो क्वेश्चन पूछता है आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्राइटेरियाज लिखने लगी हूँ कि अगर बताने को तो मैं बता दूँ कि इसकी राइट ऑप्शन जी राइट ट्राइंगल है, लेकिन बाकी क्यों नहीं है मैं उस पर डिस्कशन करूँगी। हो सकता है पेपर में उनमें से कोई सवाल बन के आ जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को जब साइड्स दी होती हैं 3, तो आपने डिसाइड करना होता है कि ये राइट ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल है। तो सबसे पहले आपने नॉमिनेट करना होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो आपके पास लेंथ होती है उसको आप सी नॉमिनेट कर लें। लार्जेस्ट लेंथ जो है वो आपके पास सी आ जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको ए दे दें और इसको बी दे दें, लेकिन ये ध्यान रखना है जो सबसे बड़ी वाली होगी उसको सी का नेम देना है। अब राइट ट्राइंगल के लिए आपके पास क्राइटेरिया क्या होता है, आपके पास ये होता है कि जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर होता है वो बाकी 2 स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब लार्जेस्ट साइड का आपने स्क्वायर लिया, जो उसका आंसर आएगा
वो बेसिकली जो दो छोटी साइड्स होंगी उनका स्क्वायर लेके उनको ऐड करेंगे तो वो वही आंसर बनेगा जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है। तो ये आप राइट ट्रायंगल अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाए तो फिर आपके पास राइट ट्रायंगल होगी। सेकंड है आपके पास एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब होता है छोटा, क्यूट मतलब छोटी चीज़ को हम क्यूट की कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर आपके पास सी स्क्वायर लेस देन आ जाए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आपके पास है अब चूज ट्रायंगल। अब चूज ऑब्वियसली ग्रेटर देन की कंडीशन में चली जाएगी, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है नन ऑफ दीज में वो आपके पास कोई और इक्विलेटरल ट्रायंगल या सेक्लिन, वो जो सेलिन ट्रायंगल होती है, जो भी मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता वो वर्ड, उस तरीके से भी आ सकती है। लेकिन अभी तक क्योंकि ये इस तरह की ऑप्शंस हैं तो एक ही क्राइटेरिया को फॉलो करके मानिए तो वो ऑप्शन का हिस्सा नहीं बन सकती थी या वो सूट नहीं करती थी, इसलिए ये उन्होंने नन ऑफ दीज यहाँ पर डाल दिए। तो अब हम इसको चेक करते हैं, बहुत सिंपल है। सी की वैल्यू आपके पास 10 है, 10 का स्क्वायर ले लें। फर्दर मोर आप 6 का स्क्वायर ले लें, 8 का स्क्वायर ले लें। 10 स्क्वायर दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 100। 36 प्लस 64, सो हियर यू आर गेटिंग 100 इज इक्वल्स टू 100। तो देखिए कौन सी ऑप्शन में आपके पास इक्वलिटी का साइन है। इक्वलिटी का साइन आपके पास राइट ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 78 दैट हैड बीन द पार्ट ऑफ यूपीएससी लेक्चर मैथ 2017, 6, 8, 10 आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ओवर हियर। डियर व्यूवर्स, तो ये थे आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017। अब हमने मूव करना है नेक्स्ट पेपर्स की तरफ। आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइएगा कि आपको कौन से पेपर के सोल्यूशन चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।